नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं क्रोएशिया की, एक ऐसा देश जहां आजकल कूटनीति और पर्यटन दोनों का एक बड़ा दिलचस्प संगम देखने को मिल रहा है। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं, न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्रोएशिया के जो हालिया कूटनीतिक कदम हैं, पर्यटन में जो ऊंचाइयां हैं, जो चुनौतियां हैं, उनका मतलब क्या है, खासकर उन लोगों के लिए जो वहां जाने का सोच रहे हैं या इस देश पर नजर रखे हुए हैं। और शुरुआत एक चौंकाने वाली खबर से करते हैं। क्रोएशिया को 2025 के लिए यूरोप का नंबर 1 डेस्टिनेशन चुना गया है। इटली, स्पेन सबको पीछे छोड़ दिया। हाँ, ये तो काफी बड़ी खबर है। बिल्कुल। तो पहले जरा कूटनीति की बात करते हैं ना जी। जून 2025 में, मतलब अभी हाल ही में, भारतीय प्रधानमंत्री की पहली ऐतिहासिक आधिकारिक यात्रा हुई क्रोएशिया की। हाँ, और ये विजिट सिर्फ मतलब दो देशों के बीच की रूटीन विजिट नहीं थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका मकसद व्यापार, निवेश, शिक्षा, कल्चरल एक्सचेंज ये सब तो था ही, साथ ही क्रोएशिया में जो भारतीय समुदाय हैं उनसे जुड़ना भी एक अहम पहलू था। और एक तरह से देखें तो ये भारत की यूरोप तक जो स्ट्रेटेजिक पहुंच है उसी बड़ी कोशिश का एक हिस्सा है। अच्छा, तो ये एक बड़े रणनीतिक खेल का हिस्सा लगता है। और इसी दौरान पर्यटन के मोर्चे पर भी क्रोएशिया कमाल कर रहा है। बिल्कुल। 2025 के लिए दुनिया भर में जो टॉप 10 सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले डेस्टिनेशंस हैं उनमें क्रोएशिया शामिल है। और जैसा आपने बताया, ITB बर्लिन, जो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैवल ट्रेड फेयर है, वहां 1 मिलियन से ज्यादा वोटों के साथ यूरोप का नंबर 1 यात्रा गंतव्य पुरस्कार भी मिला। जी हाँ, बिल्कुल। वाह, इसमें जरूर उन बड़े इवेंट्स का भी हाथ होगा, जैसे स्प्लिट, ख्वार वगैरह में अल्ट्रा यूरोप म्यूजिक फेस्टिवल होता है जुलाई में। हाँ, अल्ट्रा यूरोप। और वो मध्ययुगीन क्रोएशियाई साम्राज्य की 1100वीं वर्षगांठ के सेलिब्रेशन भी तो है। निश्चित रूप से ये सारे फैक्टर्स मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। और देखिए, 2024 में आंकड़े भी शानदार थे। रिकॉर्ड आगमन हुआ, 21 मिलियन से ज्यादा टूरिस्ट आए, जो पिछले साल से 4% ज्यादा थे। और उन्होंने कुल मिलाकर 108 मिलियन रातें वहां बिताई। 108 मिलियन, ये तो जबरदस्त आंकड़े हैं। हाँ, 2024 तो अच्छा था, लेकिन 2025 की शुरुआत थोड़ी अलग कहानी कह रही है। पहली तिमाही में, मतलब Q1 में, फॉरेन विजिटर्स और उनके द्वारा बिताई गई रातों की संख्या में करीब 16% की गिरावट आई। ओह, 16%, ये तो काफी है। जी। और इसकी वजह जो समझ आ रही है सूत्रों से, वो ये कि 2021 के बाद से कीमतें आप मानिए करीब 50% बढ़ गई हैं। 50%? हाँ, ये तो बहुत ज्यादा है। फिर तो कोई हैरानी नहीं कि असर पड़ा। बिल्कुल। और साथ में जो दूसरे मेडिटेरेनियन डेस्टिनेशंस हैं, जैसे इटली, ग्रीस, स्पेन, उनसे कंपटीशन भी तो बढ़ रहा है। सही बात है। तो सरकार इस चुनौती से कैसे निपट रही है, मतलब कुछ कर रहे होंगे वो? हाँ, वो अब रणनीतिक रूप से साल भर चलने वाले टूरिज्म पर फोकस कर रहे हैं। और सिर्फ तटों पर नहीं, बल्कि अंदरूनी इलाकों पर भी, जैसे जागरेब है, उसियाक बरांजा का क्षेत्र है, इस्त्रिया, इन जगहों को प्रमोट किया जा रहा है। और साथ ही ऑफ सीजन फेस्टिवल्स जैसे रिजेका कार्निवल है या जागरेब एडवेंट मार्केट जो सर्दियों में लगता है, उन पर ध्यान है। अच्छा, यानी टूरिज्म को फैलाने की कोशिश। हाँ, और दूसरा बड़ा फोकस है ओवर टूरिज्म से निपटना। जो शॉर्ट टर्म रेंटल हैं, जैसे एयरबीएनबी वगैरह, उन पर कुछ नकेल कसी जा रही है। और सस्टेनेबिलिटी यानी स्थिरता पर बहुत जोर है, जैसे नए साइकिलिंग रास्ते बनाना, इलेक्ट्रिक फेरी चलाना, ग्रीन होटल्स को बढ़ावा देना। तो ये दिखाता है कि वो प्रॉब्लम को समझ रहे हैं और लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं। और स्थानीय स्तर पर भी इसके असर दिख रहे होंगे। हाँ, बिल्कुल। जो पार्टी डेस्टिनेशंस के तौर पर जानी जाती हैं जगहें, जैसे हॉर, स्प्लिट, डुब्रोवनिक, वहां अब शोर पर पाबंदी लगाई जा रही है। रात में 85 डेसिबल की लिमिट तय की गई है ताकि स्थानीय लोगों को परेशानी ना हो। ये एक जरूरी कदम है संतुलन बनाने के लिए। और स्प्लिट में ज़ेंजान बीच का भी कुछ हो रहा है ना, मैंने पढ़ा था। सही कहा। उसका एक बड़ा रेनोवेशन हुआ है। करीब 37 मिलियन का प्रोजेक्ट था वो। अच्छा। और वो 21 जून को फिर से खुल रहा है। नए पार्क बने हैं, घूमने की जगह, कैफे, परिवारों के लिए अच्छी सुविधाएं, काफी कुछ नया है वहां। अच्छा, तो अगर कोई प्लान कर रहा है क्रोएशिया जाने का, तो उनके लिए क्या टिप्स होंगी? देखिए, सबसे अच्छी सलाह तो यह है कि अगर हो सके तो शोल्डर सीजन में जाएं, मतलब वसंत या पतझड़ में। यानी पीक गर्मियों से पहले या बाद में। हाँ, तब भीड़ कम होती है और कीमतें भी थोड़ी बेहतर मिल सकती हैं। और दूसरी बात, सिर्फ हॉटस्पॉट्स पर ही ना टिकें, अंदरूनी इलाके एक्सप्लोर करें, जैसे मैंने बताया ओसेक बरांजा, या कम भीड़ वाले द्वीप जैसे ब्रांच है, विस है। और कीमतों का क्या?
वो जो 50% बढ़ोतरी की बात हुई। हाँ, तो ऊंची कीमतों के लिए तैयार रहना होगा, खासकर पीक सीजन यानी गर्मियों में। इसलिए मेरी सलाह है कि बुकिंग जल्दी करें, होटल, फ्लाइट्स, सब कुछ। और अगर सस्टेनेबल ट्रैवल करना चाहते हैं तो जो बहुत भीड़ वाली जगह हैं वहां एयरबीएनबी के बजाय शायद होटल चुनना बेहतर हो, या लोकल बिजनेस को सपोर्ट करें। ये अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर देखें, क्रोएशिया एक बहुत ही दिलचस्प दौर से गुजर रहा है। एक तरफ कूटनीतिक मोर्चे पर सक्रियता है, पर्यटन में जबरदस्त सफलता है, लेकिन साथ ही बढ़ती कीमतें, ओवर टूरिज्म जैसी चुनौतियां भी हैं। बिल्कुल। और देश एक तरह से स्थिरता की ओर कदम बढ़ा रहा है। स्थानीय जीवन और टूरिस्ट एक्सपीरियंस के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। सही कहा। और यहाँ एक आखिरी सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि क्रोएशिया तो अपनी पॉपुलैरिटी के नेगेटिव पहलुओं को संभाल रहा है और टॉप डेस्टिनेशन भी बना हुआ है, लेकिन भविष्य में खासकर बढ़ती लागतों को देखते हुए बाकी छोटे देश टूरिज्म को बढ़ाने और अपनी लोकल संस्कृति और पर्यावरण को बचाने के बीच संतुलन कैसे बना पाएंगे? क्या सस्टेनेबल तरीके उन्हें अपनाने पड़ेंगे? ये देखना काफी दिलचस्प होगा आगे चल के।